माने चले आपने एसएससी सीजीएल का जॉब निकाला, पीटी निकाला, मेंस निकाला, कट ऑफ क्वालिफाई कर गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। देखिए 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, 5 महीना बीत गया, आपका कोई ज्वाइन लेटर नहीं आया। तो आप बताइए किस अनुच्छेद से सहारा लीजिएगा? यही सबका जवाब मिलेगा आपको आज के क्लास में, क्योंकि ये अनुच्छेद कहता है कि आप किसी भी बिना कारण के, बिना एफआईआर के किसी भी व्यक्ति को जेल में 1 घंटा के लिए भी रखा नहीं जा सकता है। 1 घंटा के लिए भी रखा नहीं जा सकता है। ये आपको जन्म से मिलने वाला मौलिक अधिकार है। सरकार भ्रष्ट है, समझ में आया। नेता भ्रष्ट है, समझ में आया। सरकारी अधिकारी भ्रष्ट है, समझ में आया। लेकिन क्या न्यायपालिका, वो भी सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट हो जाए तो अब बताइए लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम किसके पास जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं निशांत स्वराज और आप देख रहे हैं रोजगार का जुगाड़ चैनल, जहां आपको मिलता है सरकारी नौकरी का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। तो आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आज से पहले बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने इस अनुच्छेद को बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े बुक में पढ़ने की कोशिश किया था, लेकिन आज जो पढ़ाया जाएगा अनुच्छेद 32 और उसके 5 क्रेडिट, आपका पढ़ने का तरीका जो है वो बदलने वाला है। बस ये वीडियो अंत तक देखिए। आप जब जाते होंगे सड़क पे, मान के चले अगर आपको कोई गिरफ्तार कर ले और आप पुलिस से पूछ रहे हैं कि सर क्या किए हैं, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं किए हैं, आपको जेल में गिरफ्तार कर दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए, आपके मम्मी पापा परेशान हैं, तो आप क्या कीजिएगा? ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपसे रिलेटेड है। माने चले आपने एसएससी सीजीएल का जॉब निकाला, पीटी निकाला, मेंस निकाला, कट ऑफ क्वालिफाई कर गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। देखिए 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, 5 महीना बीत गया, आपका कोई ज्वाइन लेटर नहीं आया। तो आप बताइए किस अनुच्छेद से सहारा लीजिएगा? यही सबका जवाब मिलेगा आपको आज के क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हेडिंग आपको नजर आ रहा है, आर्टिकल 32 का रहस्य, क्यों इससे कहा जाता है संविधान का दिल। ठीक है, ये आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर नजर आ रहे होंगे। इनके एक हाथ में आपका हृदय है, हार्ट है, और दूसरे हाथ में आपको सोल नजर आ रहा होगा, आत्मा नजर आ रहा होगा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में प्रॉपर कहा था कि पूरे भारतीय संविधान में अगर एक अनुच्छेद पूछा जाए जिसके बिना सारा मौलिक अधिकार अनसुना है या अयोग्य है, तो मैं सिर्फ एक ही अनुच्छेद का नाम लूंगा, वो है अनुच्छेद 32। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसार किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और संविधान का हृदय कहा जाता है, वो है अनुच्छेद 32। क्यों कहा जाता है, ये सारा सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। और हर यूनिट में आपको ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। यानी आज क्लास केवल एग्जाम में मार्क्स आपको नहीं दिलाएगा, आपको एक जागरूक इंसान बनाने में आगे का रास्ता दिखाएगा, ताकि आप आसपास होने वाले बदलाव को महसूस करें और अनुच्छेद 32 का प्रयोग करें अगर इसका उल्लंघन होता है तो, अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो चलिए। और यार ये सर आज जो क्लास होगा वो प्रॉपर अनुच्छेद 32 का होगा। इसमें 5 तरह का रीट जो आता है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद 32 और उससे संबंधित जो 5 रीट है, रीट क्या होता है वो आगे पढ़ लेंगे। 5 जो रीट होता है उससे संबंधित एमसीक्यू जो होता है वो नेक्स्ट क्लास में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की आत्मा है, तो आत्मा को 5 मिनट में समाप्त नहीं किया जा सकता। इसको बहुत डिटेल वे में पढ़ेंगे। यानी आज तक आपने अनुच्छेद जो 32 पढ़ा या सुना है, आज आपका पढ़ने का तरीका बदलने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। चलिए अनुच्छेद 32 कहता क्या है? अनुच्छेद 32 कहता क्या है पहले आपको समझा देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहना था कि आम आदमी भी अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब, क्योंकि आपके पास न्यायपालिका का 3 अंग है। अगर आप देखिएगा न्यायपालिका का 3 अंग है। सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे होता है उच्च न्यायालय, और उसके नीचे होता है जिला न्यायालय। यानी सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। कहा जाता है सर आम इंसान सर्वोच्च न्यायालय जा नहीं सकता है, पहला पैसा ज्यादा लगता है, ऊपर से कोई भी आम केस सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है। जैसे मान के मर्डर का केस हो गया, आपका पति पत्नी का बीच का विवाद हो गया, संपत्ति विवाद हुआ, तो पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जिला न्यायालय से स्टार्ट करते हैं, वहां केस हारते हैं तब जाते हैं उच्च न्यायालय, वहां केस हारते हैं तब जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय जाना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार को इतना आसान बनाया कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 यही कहता है कि मौलिक अधिकार का महत्व केवल कागजों में नहीं होना चाहिए, इंसान को उनको जन्म से मिलना चाहिए। अगर कोई सरकार उनके मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, वो अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जाए।
तो चलिए क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा हुआ है थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। और यार ऐसा लैंग्वेज एकदम आसान करने की कोशिश किया गया है ताकि आज के जो पहली बार पॉलिटी क्लास कर रहे हैं, आज तक उनको अनुच्छेद 1 पता नहीं है, मौलिक अधिकार क्या होता है वो पता नहीं है, लेकिन उनको अनुच्छेद 32 पता चल जाएगा भली बाती से। तो चलिए अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का संरक्षण। ठीक है, उपचार मतलब क्या होता है? जब बीमारी होता है तो उसका उपचार किया जाता है, यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कब? मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे। चलिए अनुच्छेद 32 के बारे में जान रहे हैं। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का संरक्षण। अनुच्छेद आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज मतलब होता है आपका इलाज करना अगर बीमारी हो गया है तो। चलिए अनुच्छेद 32 के बारे में पूरा पृष्ठभूमि इतिहास सारा कुछ जानते हैं। अगर इतिहास या पृष्ठभूमि कहानी की बात करा जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा का जो बैठक हुआ था वो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 1946 में। 1946 को संविधान सभा बनी, एकदम सही बात है। उस समय भारत गुलामी की जंजीरों से निकलकर आजादी की राह पे था, एकदम सही बात है। यानी अब भारत जो है दिसंबर 1946 में मीटिंग चल रहा था और 6 से 7 महीना के बाद भारत गुलामी की जंजीर से स्वतंत्रता का सपने देख रहा था और सपना पूरा होने वाला था। कब? अगस्त 1947 तक। 1946 में संविधान सभा बनी और उस समय भारत गुलामी की जंजीरों से निकलकर आजादी की राह पर था। अब सवाल ये था कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हर नागरिक को उसका अधिकार मिले और सरकार किसी प्रकार का अधिकार छीने नहीं, क्योंकि वो पता है सर अंग्रेजों के खिलाफ छोटा छोटा बात बोलने पर अगर अंग्रेज जबरदस्ती कर बढ़ा लिए, अगर केवल आंदोलन करना है कि हमारी मांगे पूरी करो, अस्पताल में गिरफ्तार किया जाता था और पूरे परिवार को बताया नहीं जाता था क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कोर्ट में भी ले जाया नहीं जाता था क्योंकि कोर्ट भी अंग्रेज का है, पुलिस भी अंग्रेज का है, कुछ भारतीय साथ मिलकर भारतीय भी बिक चुके थे। ठीक है, उनका भी अपना परिवार को चलाना था इसीलिए वो बिक चुके थे। तो अब सवाल आता है कि अंग्रेज जो काम मेरे साथ कर रहे थे, आम भारतीयों के साथ कर रहे थे कि जलियांवाला बाग, बस मेरा आदेश ना मानने पर बेगुनाह हजारों लोग पर बंदूक चला दिया गया और बाद में जनरल डायर को पुरस्कृत किया गया, इंग्लैंड में जाके सम्मानित किया गया, कि क्या आजादी के बाद भी भारत में इस तरह होना चाहिए? क्या सरकार के पास इतना अधिकार होना चाहिए कि आपका मौलिक अधिकार छीन पाए? ये बहुत बड़ा मुद्दा था। तो संविधान सभा में बहुत जबरदस्त बहस चल रहा था, क्या अंग्रेजों की तरह अधिकार छीना जा सकता है भारतीयों से? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और आगे देखते हैं क्या उन्होंने कहा। संविधान सभा के सामने दो रास्ते थे। संविधान सभा के सामने जो संविधान का निर्माण करने जा रहा था संविधान सभा, उनके सामने दो रास्ते थे। सिर्फ अधिकार लिख दिया जाए और लागू कराने की जिम्मा सरकार को दे दिया जाए। ये लाइन कितना प्यारा है सर, प्यारा लाइन कितना ही प्यारा है। और यार सर जो भी आप लाइन पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी लेवल पढ़ रहे हैं ताकि उससे नीचे जो भी एग्जाम आता है वो आपका एक बेसिक क्लियर हो जाए। और इसका पीडीएफ आपको तुरंत वीडियो अपलोड करने के बाद आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सिर्फ अधिकार लिख दिया जाए और लागू कराने का जिम्मा सरकार को पर छोड़ दिया जाए। तो संविधान सभा में आपका यही रास्ता था कि मौलिक अधिकार तो संविधान दे देगा, लेकिन उसको लागू कौन कराएगा? यानी उसको लागू कराने का तात्पर्य क्या है? अगर उसको छीन लिया जाए तो आम इंसान कहाँ जाएगा? अब सवाल आता है कि आमतौर पे जो जनता नाराज होती है वो सरकार से, जैसे अभी हम नाराज राहुल गांधी से नहीं है, अभी हम नाराज केंद्र में नए मोदी से और राज्य में नीतीश कुमार से हैं, क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है। विपक्ष से आप महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते हैं, हमेशा सत्ता से ही बात कर सकते हैं कि सत्ता से ही मांग कर सकते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, एग्जाम का वैकेंसी नहीं आता है, वैकेंसी आता है तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर डेट चेंज कर दिया जाता है, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है ये सरकार बताएगी आपको। तो पहला है कि मौलिक अधिकार पर लागू कराने का जो जिम्मेदारी है सरकार को छोड़ दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि सरकार तो चाहेगी कि आपको मौलिक अधिकार दिया ना जा सके, क्योंकि मौलिक अधिकार का जो प्रयोग होते हैं तो हम लोग किसके खिलाफ करते हैं? सरकार के खिलाफ, नारेबाजी के खिलाफ करते हैं। सरकारी है वो है तंत्र है जो हमसे अधिकार छीन सकता है। तो सिर्फ अधिकार लिख दिया जाए और पर लागू कराने का जिम्मा सरकार को दिया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। या फिर ऐसा प्रावधान बनाया जाए जहां नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाए। तो आप खुद बताइए सर कि संविधान सभा के पास मौलिक अधिकार को लागू करने के दो रास्ते थे। एक तो मौलिक अधिकार लागू कराने की शक्ति सरकार के पास होनी चाहिए, दूसरा मौलिक अधिकार के लागू कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होनी चाहिए। तो आप बताइए क्या होना चाहिए? सरकार तो करप्ट होती है, ये तो आपको पता है। तो आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। तो यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहना था कि चप्पल या बिना हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अपने मौलिक अधिकार का संरक्षण करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ये अधिकार देता है आपको कौन? सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। तो पहला पॉइंट तो संभव नहीं था कि मौलिक अधिकार को लागू कराने की जिम्मा सरकार के पास हो। तो दूसरा नंबर पॉइंट बिल्कुल जायज था कि
ऐसा प्रावधान बनाया जाए जहां नागरिक सीधे कहां जा पाए, सर्वोच्च न्यायालय जा पाए, और अनुच्छेद 32 यही कहता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है। इंग्लिश में कहते हैं हार्ट एंड सोल, इंग्लिश में कहते हैं हार्ट एंड सोल, जैसा कि पिक्चर आपको दिख रहा था। अगर ये नहीं होगा तो मूल अधिकार कागज पे लिखे सपनों जैसा होगा। बिल्कुल सही बात। अगर मान के चले सर मूल अधिकार संविधान में वर्णन है और आम जनता को मिला ही नहीं है, तो आप बताइए तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ लिखा हुआ है, मिलता तो है ही नहीं। अरे राशन आया हुआ है, 5-5 या 20-20 केजी राशन आया हुआ है तो डीलर देता ही नहीं है, फिर फायदा क्या है, बस यूं ही है। अंत्योदय योजना के तहत आ गया, स्कॉलरशिप में लड़कियों को 25,000 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन आम जनता तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो लड़की लोग क्या सोचेगी कि बस आया है मिला नहीं है। तो बताइए वैसा देने का क्या फायदा, वैसा अनाउंसमेंट का क्या फायदा। तो वही वाला बात है कि अगर मौलिक अधिकार मिला है तो उसे लागू कराना पड़ेगा। अगर लागू किसी कारण नहीं हो पाता है, अगर किसी कारण नहीं हो पाता है तो कहाँ जाना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। चलिए, तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, वो कहा गया है अनुच्छेद 32 को। हाँ, और आगे पढ़ते हैं। अगला लाइन बड़ा प्यारा है सर। अनुच्छेद 32 कहता क्या है, एकदम डिटेल से। अनुच्छेद 32 कहता क्या है, आप ऐसा किसी किताब में नहीं मिलेगा, चाहे एम लक्ष्मीकांत हो, डीडी बसु हो, दृष्टि IAS हो, कोई भी किताब अगर आप पढ़ते हैं, ये बेस्ट वर्जन है। और याद रहे सर, किसी कॉपी, किसी नोट्स बुक का कोई कॉपी नहीं है, आप मिला सकते हैं भारतीय किसी भी किताब से। आप ढूंढिए कि किस कॉपी का ये नोटबुक है, आप कभी ढूंढ नहीं पाइएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाया गया है, तैयार करके हम लोग की टीम के द्वारा। अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, यानी अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, दूसरा, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, यानी याचिका मतलब केस दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 का पहला 2 लाइन कितना प्यारा है सर। तो यानी अनुच्छेद 32 का प्रयोग कब किया जाएगा, जब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यानी मौलिक अधिकार में जो जो प्रावधान है अगर वो उल्लंघन हुआ है तो तभी आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, तो सरकार अगर आपका संपत्ति छीनती है, किसी कारण छीनती है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहला लाइन बड़ा प्यारा लाइन कहता है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप सीधे कहाँ जाइए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 32 का प्रयोग इंसान तभी करता है जब उसके किसी ना किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट कहता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट जारी करके आपके अधिकारों का रक्षा करेगा। यानी अगर मेरे मौलिक अधिकार किसी भी, चाहे वो बाहर कहीं घूमने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार है, अगर किसी मंदिर में हमको जाति के नाम पे प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिला, या कोई नौकरी मिला है, मेरी जाति के लिए नौकरी का आरक्षण नहीं है, या मेरे जाति का एग्जाम देना ही नहीं है, सीट ही नहीं है, तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। और कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगी, रिट जारी करेगी। अब सवाल आता है सर ये रिट क्या होता है, ये रिट क्या होता है। अब असली खेला यहाँ पर आया। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि संविधान सभा में क्या बहस चल रहा था, कि आखिरकार मौलिक अधिकार का संरक्षण करने की सुरक्षा सरकार को दी जाए या सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। तो तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को मिलना चाहिए, और किस अनुच्छेद के तहत मिलना चाहिए, अनुच्छेद 32 के तहत मिलना चाहिए। यानी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होने पर जनता के पास ये पावर रहे कि सीधे कहाँ जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 32 क्या है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है। और क्या कहता है अनुच्छेद 32, आपको समझ में आ गया। आमतौर पर बच्चा समझता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक विचारों का संरक्षण। अब बच्चा से पूछते रटेंगे तो रट लिया कि अनुच्छेद 32 बताइए क्या है, संवैधानिक विचारों का संरक्षण। इसका अर्थ क्या है, बोलता सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बोले क्या जा सकते हैं, बोलता बस सर सुप्रीम कोर्ट में केस हो सकता है, बस इतना जानता है। जबकि ओरिजिनल अनुच्छेद 32 को डिफाइन ये 3 लाइन करता है, ये 3 लाइन करता है, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय पर याचिका कर सकते हैं, यानी वहां केस कर सकते हैं जो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले के में रिट जारी करती है और आपके अधिकारों को रक्षा करती है। अब सवाल यहाँ पर आया, व्हाट इज रिट, सर रिट क्या है, रिट क्या है। तो आपको अगला पेज में आपको रिट बड़ा प्यारा है सर, रेट प्यारा है। अच्छा सर आप खुद बताइए, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, ये माने चले मेरा डीएम जो है सरकार में आता है, डीएम मेरा मौलिक अधिकार छीनता है, तो हम किसके खिलाफ केस करेंगे, डीएम के खिलाफ केस करेंगे। तो डीएम को आदेश दिया जाएगा कि आप इस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को वापस कीजिए। तो जो आदेश दिया जाता है, फरमान दिया जाता है, उसे ही कहते हैं रिट। यानी सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देती है कि इसके मौलिक अधिकार को पुनः लागू किया जाए, पुनः बहाल किया जाए, तो उसे कहते हैं WRIT, रिट कहते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश ही क्या है, रिट है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि रिट बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है। हाँ, ये एक लैटिन शब्द है
जिससे बच्चा आमतौर पे समझता नहीं है, क्योंकि जनरल वे में यूज नहीं हो सकता है रीट, इसीलिए। चलिए, रीट क्या है, कितना प्यारा लाइन है, रीट क्या है, तो यहाँ देखिए क्या है, रीट एक तरह का आदेश है। आपको पहले ही बोले थे रीट एक तरह क्या है, आदेश है। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आपको पता है सर मौलिक अधिकार का संरक्षण केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, हाई कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट इंसान जाता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जाता है 226 के तहत, लेकिन अभी हम अनुच्छेद 226 नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 32। यानी इससे एक चीज और आगे हम लोग को समझ में आया कि मौलिक अधिकार का संरक्षण केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 226 के तहत। यानी अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कोई, तो हम समझ लेंगे वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया है। अगर कोई पटना हाई कोर्ट जा रहा है तो हम समझ लेंगे वो अनुच्छेद 226 का प्रयोग किया है। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 ही पढ़ेंगे। तो रीट एक तरह का आदेश होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्या हो पाए, रक्षा हो पाए। क्योंकि एक तरह का आदेश देना है कि इसके मौलिक अधिकार को पुनः, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अब अपने घर का उदाहरण लेते हैं। माने चले हम अपने घर का सबसे छोटा बेटा है, पापा मिठाई लेके आए, माने चले 5 मिठाई लेके आए। क्या हुआ, मेरी मम्मी पापा 2 बहन है और हम भाई हैं, ठीक है। 3 मिठाई हम खा गए, अब बचा 2 मिठाई और बचा, तो मम्मी पापा बोले हम नहीं खाएंगे, बच्चा को ही दे देते हैं। और दोनों बहन बोली हम भी खाएंगे, लेकिन हम थे थोड़ा सा कह सकते हैं मिठाई प्रेमी थे, तो हम क्या किए, मिठाई खाने लगे। तो दीदी बोली पापा देखिए ये 3 मिठाई खा चुका है, तो 2 मिठाई और खा रहा है, तो पापा मेरे खिलाफ रीट जारी करेंगे, हम यानी हमको आदेश देंगे कि बेटा तुम 3 ऑलरेडी खा चुका है, अब जो 2 मिठाई बचा है वो दोनों बहन में बढ़ जाना चाहिए। तो पापा वहाँ क्या दिए हैं, आदेश दिए हैं। आदेश को ही आप रीट बोल सकते हैं, आदेश को ही यहाँ पर आप रीट बोल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नज़र में रीट कुछ और होता है, घर में रीट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। आमतौर पर मौलिक अधिकार संरक्षण के लिए रीट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको रीट समझ में आया होगा। रीट एक तरह का आदेश होता है जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करती है। तो यानी रीट क्या है, आदेश है। अब अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रीट का वर्णन है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रीट यानी 5 प्रकार के आदेश का वर्णन है, 5 प्रकार के आदेश का वर्णन है। तो यार है सर अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार के रीट का वर्णन है, तो अनुच्छेद 32 में 5 तरह का रीट का वर्णन। और यार है सर रीट बराबर क्या, जल्दी बताइए, रीट बराबर क्या है, रीट बराबर क्या है, आदेश है। रीट बराबर क्या है, आदेश है। हाँ, तो यही इंपॉर्टेंट है सर। अनुच्छेद 32 क्या है, समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं जो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। रीट का नाम क्या क्या है, चलिए इंग्लिश हिंदी दोनों कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। पहला नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। इसका अर्थ होता है उसे अदालत में पेश करो। अभी ये जो लाइन है ना, ये अभी जानना नहीं है, लास्ट में आपको समझा देंगे पांचों, अभी नहीं। बंदी, पहला जो रीट है, सबसे पावरफुल जो रीट है यानी आदेश है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, इंग्लिश में कहते हैं मैंडामस, इंग्लिश में कहते हैं मैंडामस। उसका शाब्दिक अर्थ होता है कर्तव्य निभाओ, लेकिन हमको शाब्दिक अर्थ यहाँ पर जाना नहीं है। तीसरा है अधिकार परीक्षा, इंग्लिश में कहते हैं क्वा वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, जानना भी नहीं है। चौथा है प्रतिषेध, जो इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन, इसका अर्थ होता है रुक जाओ। और पांचवा जो है वो है उत्प्रेषण, सर्टियोरिटी इंग्लिश में कहते हैं, जिसका अर्थ होता है निर्णय रद्द करना। बस फिलहाल आप 5 रीट का नाम याद रखिए, फिलहाल आप यहाँ 5 रीट का नाम याद रखिए और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो हम देख लेंगे, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो हम आपको देख लेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। चलिए एक करके हम सारा रीट को पढ़ते हैं, एक करके हम सारा रीट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला जो रीट है सर वो पूरे 5 रीट में कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण है, 5 रीट में सबसे महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली है, जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए सर हिंदी में इसका नाम बंदी प्रत्यक्षीकरण क्यों है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होना चाहिए बंदी को प्रत्यक्ष रूप से सामने पेश किया जाए, यानी जिसको पुलिस गिरफ्तार किया गया है उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने पेश किया जाए, उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस देखिए बढ़िया से, ठीक है। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन भाषा, आपको पता है सर लैटिन भाषा मतलब क्या होता है, जो स्पेनिश है, पुर्तगाली है, आपका ये सब जो है इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं। फिर से बोल रहे हैं, पोर्तुगीज है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, ये जो 3-4 जो लैंग्वेज है इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिन बोलते हैं। तो हैबियस कॉर्पस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर को अदालत में पेश करो, ब्रिंग द बॉडी,
इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग द बॉडी और हिंदी में कहते हैं शरीर को अदालत में पेश करो। चलिए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, छोड़ दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको हम एग्जाम्पल से बेहतरीन समझाते हैं। मान चले पुलिस, हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, पुलिस यहाँ को गिरफ्तार करने आता है, पुलिस हमको गिरफ्तार करने आता है, तो हम पुलिस से पूछेंगे गिरफ्तारी कारण क्या है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन पुलिस हमको गिरफ्तारी का कारण बताता नहीं है, हमको कोर्ट में ले जाता है, हमको जेल में ले जाता है और 24 घंटे के भीतर वो कोर्ट में पेश करता नहीं है। मेरे मम्मी पापा पूरा परेशान है, कोर्ट में पुलिस स्टेशन जाते हैं, क्या किया मेरा बेटा, कुछ तो बताइए। बोले नहीं, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश। बोले क्या आदेश है, कुछ तो बताइए। लेकिन पुलिस जो है वो 2 दिन हो गया है हमको कोर्ट में, जेल में ही रखी है, कोर्ट में पेश नहीं की है। तो उस परिस्थिति में कोर्ट में मेरी मम्मी पापा अपने वकील की मदद से, वकील उनको बोलेगा कि बिना कोई जायज कारण के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब पुलिस अधिकारी पर क्या लगेगा, बंदी पर चीज़करण लगेगा, यानी पुलिस अधिकारी पर जांच बैठा जाएगा और उसको बुलाया जाएगा कि जिसको भी आपको गिरफ्तार किया गया है, जिसको आप गिरफ्तार किए, यानी हमको गिरफ्तार किए हैं, किस हक से गिरफ्तार किए हैं आपको बताना पड़ेगा, किस हक से गिरफ्तार किए आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि ये अनुच्छेद कहता है कि आप किसी भी बिना कारण के, बिना FIR के किसी भी व्यक्ति को जेल में 1 घंटा के लिए भी रखा नहीं जा सकता है, 1 घंटा के लिए भी रखा नहीं जा सकता है। ये आपको जन्म से मिलने वाला मौलिक अधिकार है। अगर बिना कारण से हमको जेल में रखा गया है, बिना कोई FIR के हमको जेल में रखा गया है, तो हम उस अधिकारी के खिलाफ क्या प्रयोग करेंगे, बंदी पर चीज़करण प्रयोग करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगा कि शरीर को अदालत में पेश करो। थोड़ा सा हम भी देखिए आखिरकार उसका गुनाह क्या था, आखिरकार उसका गुनाह क्या था। इस पर एक बड़ा अच्छा मूवी बना हुआ है सर, जिसका नाम है जय भीम, जिसका नाम है जय भीम। आपको स्क्रीन में यहाँ डायलॉग आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करेंगे वो है हेबस कॉर्पस, कोर्ट में पेश होने की अर्जी। जो इस देश में पैदा होता है उसे एक आजाद जिंदगी का हक है। गैर कानूनी ढंग से किसी को बंदी नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता है तो इस हेबस कॉर्पस से हम उन्हें कोर्ट में हाजिर होने पर मजबूर कर सकते हैं। इस मूवी में होता क्या है, तो देखिए इस मूवी में होता क्या है। तमिलनाडु का सीन है, आप बहुत को देखे होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हेबियस कॉर्पस पे यानी बंदी पक्षीकरण पे एक मूवी बन गया है और बहुत अच्छा मूवी है। सूर्या एक्टर है, साउथ के सबसे बड़े एक्टर में से एक है। उसमें होता क्या है, एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, मर्डर होता है, लेकिन पुलिस पर ये मीडिया के द्वारा प्रेशर लगता है कि जल्दी से जल्दी उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, 5 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, पुलिस को कोई सबूत मिलता नहीं है। पुलिस पर बार बार दबाव दिया जा रहा है, सरकार से भी दबाव आ रहा है कि तुम्हारे जिला में हो रहा है, DM को चेंज कर देंगे, SP को चेंज कर देंगे, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खबर लाओ, बढ़िया खबर लाओ, ताकि जो मीडिया परेशान कर रहा है कि आपका जो प्रशासन वो कुछ नहीं कर पा रही है, चोरों का गुंडा का राज है। तो पुलिस क्या करती है, 3 जो दलित परिवार के लोग रहते हैं, जो कानून का कोई जानकार नहीं है, उनको गरीब है, पता है कि ये वकील रख नहीं सकता है, तो 3 आदमी बेकसूर आदमियों को कोर्ट में जेल में डाल देती है। अब भर पेट मारती है, अब बोलती है तुम बताओ, तुम ये इल्जाम को कबूल करो, तुम्हें मर्डर किया। बोलता है माया बाप हम तो वहां उस समय थे भी नहीं, हम तो उस समय काम करने गए थे। बोले नहीं, तुमको कबूल करना ही पड़ेगा। सर उनका परिवार 2 दिन 3 दिन 4 दिन भटकते रहता है, उनके परिवार को पता ही नहीं चलता है कि उनका कसूर क्या था। तब यहाँ पर आता है सूर्या और सूर्या कहता है कि ये जो मामला है, ये मामला हैबियस कॉर्पस का है। ये जो मामला है हैबियस कॉर्पस का है कि बिना कोई व्यक्ति को, बिना FIR के, बिना कोई गलती के अगर कोई जेल में रखता है तो उसके खिलाफ क्या जारी होगा, हैबियस कॉर्पस जारी होगा। तो ये प्रॉपर एक मूवी बना हुआ है सर हैबियस कॉर्पस पे, और आगे आपको एक से एक केस नजर आएगा, एक से एक केस जो भारतीय इतिहास में एक लैंडमार्क केस है। तो हम जय भीम का उदाहरण दे दिए हैं, तो आपको समझ में आया बंदी पक्षीकरण कब आपका प्रयोग किया जाएगा, जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बिना FIR से जेल में डाल देता है और उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या जारी करती है, बंदी पक्षीकरण जारी करती है। चलिए हम एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है पूरा। हैबियस कॉर्पस ये एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर को अदालत में पेश करो। यानी अगर किसी व्यक्ति को, देखिए सर कितना अच्छा लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, गैर कानूनी तरीके से मतलब क्या है कि वो कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी क्या किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई सरकार के पास कोई जो मर्डर है उसका कोई सबूत नहीं मिला। बहुत सारा मूवी है सर, बहुत सारा मूवी है। पहले पुराने जमाने में यही बनता ही था कि पुलिस को चोर नहीं मिल रहा है, अब पुलिस पे बहुत प्रेशर है चोर पकड़ने का, तो किसी को भी रोड पर कोई आदमी जा रहा है उसको पकड़ के लाया, बोला यही चोर है, और वो बेचारा गरीब है, उसको पता नहीं है संविधान की जानकारी क्या है। क्योंकि आमतौर पे बच्चा यहाँ नौकरी पाने के लिए संविधान पढ़ता है, जबकि यहाँ नौकरी नहीं, अपने अंतर आत्मा को जगाने के लिए संविधान पढ़ना चाहिए। तभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा है और संविधान का हृदय है, हर बच्चा को जानने का हक है, चाहे वो जनरल कम्पिटिशन तैयारी करे, चाहे जनरल कम्पिटिशन तैयारी ना करे, चाहे उसका उम्र हम लोग के पापा के बराबर हो, चाहे उनको एग्जाम देना है या एग्जाम नहीं देना है,
सबको ये अनुच्छेद पता होना ही चाहिए, हमेशा याद रखें। हाँ, यानी अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या कैद कर लिया गया है तो न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को अदालत में ला कर दिखाओ और बताओ उसे किस आधार पर हिरासत पे रखा गया है। अब बताइए सर, इससे आसान शब्द का इस्तेमाल ना दृष्टि आईएएस, ना एम लक्ष्मीकांत, ना डीडी बसु, ना सुभाष कश्यप जैसे आपको पुस्तकों में नजर आएगा। ये कितना प्यारा व्यक्ति है। अगर किसी व्यक्ति को, कितना अच्छा लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या कैद कर लिया गया है तो न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को अदालत में लाकर दिखाओ और बताओ, यानी उस पुलिस पर ये पूछा जाएगा कि बिना एफआईआर का, बिना कोई नियम कानून का पालन किए हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो अब तुम बताएगा कि किस आधार पे तुम इसको जेल में डाला था, किस आधार पे इसको डिटेन किया था, हिरासत में लिया था। यानी एक तरह का अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ का बात करता है, ये उसका संरक्षण करता है कि किसी को भी बिना कोई कारण का गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माने चले हम सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा लोग जा रहा है तो पुलिस आता है तो भाग जाता है। क्यों भाग रहा है? कोई हो सकता है पुलिस किसी को पकड़ ले जाए। बोले किसी को कैसे पकड़ ले जाएगा? जब हम कोई गलत काम नहीं किए हैं तो पुलिस हमको यात्रा करने का या भ्रमण करने का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है। तो यानी उस लोग जो हैं वो मौलिक अधिकार जानते नहीं है, इसीलिए बोलते हैं भागो 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 भागो, पुलिस गिरफ्तार कर लेगा। भाई बिना कारण अगर पुलिस गिरफ्तार कर रहा है तो आपके पास सीधे अनुच्छेद है 32, जो सीधे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सीधे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए और हम जाते हैं अनुच्छेद इसके बारे में। हाँ, अब देखिए सर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरा क्या व्यक्तिगत, हमको पढ़ाना शौक था, कल के बाद हम अभी पढ़ाने के बाद थक जाएंगे तो खाना खाएंगे। अब अचानक पुलिस आके हम गिरफ्तार किए, वो भी बिना कारण का। तो आप बताइए मेरा इंडिविजुअल फ्रीडम खत्म हुआ कि नहीं? तो कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम का कस्टोडियन करता है, रक्षा करता है? तो उसका नाम क्या है? बंदी पक्षीकरण। और ऐसे भी सर पांचों रीट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वो है बंदी पक्षीकरण। चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रक्षा और से रक्षा, इसका तात्पर्य क्या है? संविधान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? नागरिकों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। और नागरिकों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का मतलब वो अपने अधिकार का पालन कर सके, उन्हें बिना कारण गिरफ्तार ना किया जा सके, तो बंदी पक्षीकरण का प्रयोग किया जाए। दूसरा, सरकारी मनमानी को रोक पाए, यानी अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो सरकार केवल आवाज उठाने के कारण वो गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का आजादी मेरा क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। सरकारी मनमाना पर रोक, पुलिस या प्रशासन किसी को बिना कारण जेल में नहीं रख सकता है। देखिए कितना प्यारा अनुच्छेद है। यानी अगर राहुल गांधी अगर बिहार यात्रा पर निकले हैं तो अगर आप देखेंगे सर, वो 38 जिला बिहार में 38 जिला बढ़िया से गए हैं, क्या उनको पुलिस गिरफ्तार किया? क्योंकि एक तो वो कांग्रेस के विपक्ष दल के नेता है, मान के चले, लेकिन वो जिम्मेदार नागरिक, उनको पता है संविधान क्या कहता है, उनके पास वकीलों का एक बहुत बड़ा फौज है, उनको पता है कि भ्रमण करना की जो है वो मेरा क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। अगर बिना कारण गिरफ्तार किया जाएगा तो तुरंत क्या लगेगा? हैबियस कॉर्पस यानी बंदी पक्षीकरण लगेगा। सरकारी मनमाने पर रोक, पुलिस या प्रशासन किसी को बिना कारण जेल में रख नहीं सकता है। और तीसरा पॉइंट पढ़िए, बिना मुकदमा के कैद पर रोक, अगर किसी पर आरोप या सबूत ना हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। यानी अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, केवल शक के आधार पे नहीं, सबूत होना चाहिए तभी हमको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर बिना सबूत के आधार पे गिरफ्तार किया गया है तो आपको पता है आपको क्या यूज करना है, वो है बंदी पक्षीकरण। ठीक ठीक। अब देखिए सर निष्कर्ष क्या है, यानी कंक्लूजन। इतना पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन निकला? निष्कर्ष, हैबियस कॉर्पस सिर्फ एक रीट नहीं, ये हमारी आज़ादी की सांस है। यानी हम जो अभी सांस ले रहे हैं सर, ठीक है, अपने मन से ले रहे हैं। अगर पुलिस चाहेगा हमको जेल में बिना कारण रख देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम किसका प्रयोग करेंगे? हैबियस कॉर्पस का प्रयोग करेंगे। हैबियस कॉर्पस सिर्फ एक रीट नहीं, ये हमारी आज़ादी की सांस है। अगर कभी कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई अधिकारी अपनी स्वतंत्रता छीन ले, आपकी स्वतंत्रता छीन ले, तो संविधान आपके साथ खड़ा है। यानी अगर कोई बिना कारण वो गिरफ्तार कर ले, तब आप बोल सकते हैं संविधान जिंदा है। इसीलिए राहुल गांधी अपने पास संविधान का किताब रखते हैं कि भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई राष्ट्रपति बड़ा नहीं है, भारत में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो है संविधान। इसीलिए वो अपने हाथ में संविधान रखते हैं कि अगर हम भाषण दे रहे हैं तो कोई पुलिस अधिकारी हमको केवल भाषण देने के कारण गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि देश में संविधान सबसे बड़ा है। तो ये है नोट, बाबा साहेब ने इसे इसलिए दिलाया था ताकि कोई भी नागरिक गुलाम ना बन सके। कितना प्यारा लाइन है सर। पहले किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री करके अपने पास रख लिया जाता था, पुलिस में जाना जाओ, कोर्ट जाना है जाओ, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं किया जा सकता। वर्तमान में कोई
कोई पुलिस अधिकारी हमको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसको आपको हम एग्जाम्पल से और समझाते हैं, इसको एग्जाम्पल से और समझाते हैं। और यार ऐसे ये एक लौता रीट है, ये एक लौता रीट है जो निजी और सरकारी दोनों पर लागू होता है। ठीक है, ये एक लौता रीट है, यानी इसके बाद जो 4 रीट पढ़ेंगे वो केवल कहाँ लागू होगा, सरकारी यानी गवर्नमेंट पे लागू होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सरकार की परिभाषा में आते हैं। लेकिन ये एक लौता रीट है जो जैसे कोई यहाँ पर पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेता है बिना कारण का, तो हम उस पर लगाएंगे अनुच्छेद 32 हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो सरकारी हो गया कौन, पुलिस। अब क्या हो गया, माने चले हम हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का जो वार्डन है, हॉस्टल का जो वार्डन यानी जो रख रखाव करता है, हमको बिना कारण क्या किया, रूम में पैक कर दिया, रूम में पैक कर दिया। हम बोले मेरा गलती क्या है, बोला नहीं, जबकि जो हॉस्टल का जो हॉस्टल तो सरकारी नहीं होता है सर, सरकारी भी होता है, लेकिन यहाँ जो हॉस्टल है वो मान चले प्राइवेट हॉस्टल है। ठीक है, बच्चा जो पढ़ने जाता है वो तरह का हॉस्टल है। यहाँ का वार्डन क्या किया, हमको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, सॉरी गिरफ्तार नहीं किया, हमको कैद कर दिया एक रूम में। अब हमको छोड़ ही नहीं रहा है, मेरी मम्मी पापा आए, छोड़िए, किस हक से रखे हैं, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। तो हम अनुच्छेद, मेरे मम्मी पापा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके ये जो वार्डन है, जो हमको बिना कारण हमको रूम में पैक किया है या रूम में रखा है, इसके खिलाफ भी बंदी पक्षीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसको ही बोल सकता है कि किस हक से तुम इस व्यक्ति को हॉस्टल में पैक किया हुआ है, हॉस्टल में बंद किया हुआ है। यानी एक लौता ऐसा रीट है जो निजी और सरकारी दोनों पर लागू होता है। कौन सा, बंदी पक्षीकरण। और यार है सर, बंदी पक्षीकरण का पता है एक लैंडमार्क केस है, एक लैंडमार्क केस है, इसको हम मिटा देते हैं। एक लैंडमार्क केस है किसका, बंदी पक्षीकरण का, आपको समझाते हैं। वो केस का नाम क्या है, ADM जबलपुर, ADM जबलपुर वर्सेस यानी बनाम, ठीक है, बनाम शशिकांत शुक्ला। पूरा नाम है हैबेस कॉर्पस बनाम शशिकांत शुक्ला। ये पूरा केस है। ये केस है कब, 1976 का। ये केस कब है, 1976 का। आप आराम से इस केस को देखें। हाँ, तो ये केस का नाम क्या है, ADM जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला। ये केस आया था 1976 में। और इस केस का सर अन्य नाम है आपका हैबियस कॉर्पस केस, हैबियस कॉर्पस केस इस केस का नाम है। और यार है सर भारत के न्यायपालिका का, देखिए सर, सरकार भ्रष्ट है समझ में आया, नेता भ्रष्ट है समझ में आया, सरकारी अधिकारी भ्रष्ट है समझ में आया, लेकिन क्या न्यायपालिका, वो भी सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट हो जाए तो अब बताइए लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ही भ्रष्ट हो जाए। और आपको पता है जब से संविधान लागू हुआ है 1950 से लेकर अब तक का, यानी 2025 चल रहा है, न्यायपालिका के इतिहास में सबसे काला दिन का केस है वो यही है केस, जब न्यायपालिका जो है वो लोकतंत्र के रक्षक नहीं, लोकतंत्र की भक्षक बन गई थी, जिसको जनता ने, संविधान ने सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए चुना गया था, वो चीरहरण कर रही थी उसके अधिकारों का। ये भारतीय इतिहास का सबसे काला, न्यायपालिका के इतिहास में काला अध्याय था, जिसको हर बच्चा को जानने का हक है कि जब न्यायपालिका भ्रष्ट हो जाती है तो आम जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। केस का नाम है ADM जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला। कब का केस है, 1976 में। अब ये और 21 का नाम क्या है, हैबियस कॉर्पस, क्योंकि इसमें बंदी पक्षीकरण रीट पर ही पूरा केस हुआ था। अब तो थोड़ा कहानी सुन लेते हैं, अब थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं कि 25 जून 1975 को, आपको पता है सर, भारत में आपातकाल लगा था। भारत में क्या लगा था, आपातकाल की घोषणा हुआ था। कब, 25 जून 1975 को, जिसके तहत आपके कई सारे नेता आम जनता को जेल में कैद कर लिया था, ठीक है, क्योंकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया था। अब यानी आपातकाल जब लगा तो मौलिक अधिकार में जितना भी अनुच्छेद है आपका 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक, सारा मौलिक अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अनुच्छेद 32 भी समाप्त हो गया होगा। तो कई सारे नेता हैं, आम जनता है, सबको जेल में ठूस के डाला जा रहा था। तो वहीं पर जबलपुर के ADM थे। ADM का पूरा नाम क्या है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहाँ के थे, जबलपुर के थे। ये कहानी मध्य प्रदेश का जबलपुर से स्टार्ट होता है। और आम व्यक्ति का नाम यहाँ पर कौन है, शशिकांत शुक्ला। शशिकांत शुक्ला क्या था, आराम से आपातकाल देश में लगा हुआ है, आराम से वो यात्रा कर रहे थे।
तो एडीएम ने आदेश दिया था कि जो भी सड़क पे नजर आए तुम उसको गिरफ्तार करके लाओ, तुम उसको गिरफ्तार करके लाओ। और एडीएम के आदेश पर जबलपुर की पुलिस ने शशिकांत शुक्ला को गिरफ्तार किया। शशिकांत शुक्ला कह रहा है कि अभी तो हम ऑफिस से घर जा रहे थे, हम किए क्या है, हम किए क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मेरे सर्च वारंट क्या है, कुछ तो बताइए आप, एफआईआर कहाँ हुआ, कुछ तो बताइए। एडीएम जबलपुर ने कहा ऊपर से आदेश है, एसपी ने कहा ऊपर से आदेश है। बोला ऊपर से आदेश है, ऐसे कैसे ऊपर का आदेश है? अनुच्छेद 21 कहता है राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता आपका फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। बिना कोई कारण का आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 का बंदी प्रशिक्षण यही कहता है। तो शशिकांत शुक्ला ने क्या किया? बोला कोई बात नहीं, आप गिरफ्तार कर लिए, बिना कारण का गिरफ्तार कर लिए। तो शशिकांत शुक्ला ने संविधान पढ़ा हुआ था और अनुच्छेद 32 का एक रीट जानता था जिसका नाम क्या था? बंदी पक्षीकरण। और बंदी पक्षीकरण याद रहे क्या है? बंदी पक्षीकरण कहता है कि बिना किसी कारण का, बिना किसी पर एफआईआर किए उसको हिरासत में लिया नहीं जा सकता, न्यायपालिका आदेश देगा कि उसको तुरंत रिहा किया जाए। तो शशिकांत शुक्ला को पता था, ठीक है, कि अनुच्छेद 32 में एक रीट है बंदी पक्षीकरण और हमको उससे तुरंत निजात मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है शशिकांत ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस किया कब? ये जजमेंट कब है? 1966 में। कहा जाता है सर 5 जजों का बेंच था, 5 जजों का बेंच था, यानी जो जज फैसला सुन रहे थे कि हैबियस कॉर्पस के तहत इसको रिहाई मिलना चाहिए कि मिलना नहीं चाहिए। पता है 5 जजों का बेंच में आपके 4-1 से फैसला आता है, यानी 4 जज ने कहा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 32 का जितना तरह का रीट है सारा समाप्त किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। जबकि एक जज थे, ठीक है, खन्ना साहब उनका नाम था, उन्होंने कहा था कि जो अधिकार, मौलिक अधिकार मिलता है वो जन्म से मिलता है, वो किसी भी परिस्थिति में आपको छीना नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ 4 ने बहुमत के, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होता है वो मेजोरिटी के आधार पे होता है, तो 5 का जो बहुमत है वो 3-2 भी रहता तो ठीक रहता। यहाँ क्या है? 4-1 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपातकाल के दौरान आप किसी भी मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी इनसे अनुच्छेद 32 का 5 रीट छीन लिया गया, खासकर हैबियस कॉर्पस भी छीन लिया। और न्यायपालिका ने एक ऐसा फैसला दिया जो आज तक न्यायपालिका उस पर शर्म करती है। कई सारे सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा था कि एडीएम जबलपुर और शशिकांत शुक्ला में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो एक तरह का सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक तरह कलंक है। सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया है वो मौलिक अधिकार संरक्षण के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 भी और अनुच्छेद 32 भी समाप्त किया जा सकता है, यानी इसको गिरफ्तार किया गया, बिना कोई कारण गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करना जायज है, गिरफ्तार करना जायज है। और फैसला कितना से आया था? 4-1 से ये फैसला आया था। इकलौता जो थे जस्टिस खन्ना ही थे जिन्होंने शशिकांत का शुक्ला का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि हैबियस कॉर्पस उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की हार हुई और जो सरकार है वो जीत गया। और तभी सर इसी को ठीक करने के लिए, इसका दुरुपयोग बाद में ना हो, इसी को ठीक करने के लिए आपको पता है क्या हुआ? 44वां संविधान लाया गया, 44वां संविधान संशोधन लाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया, 1978 लाया गया, जिसमें कहा गया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये केस कब आया था? 1976। और सुप्रीम कोर्ट ने एक खराब जजमेंट दिया था, इसीलिए जब इंदिरा गांधी सरकार खत्म हुई और आपकी सरकार आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो मोरारजी देसाई ने कहा कि भविष्य में इस तरह दुरुपयोग नहीं हो, इसीलिए संविधान में संशोधन किया जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन 1978। और कहा गया कि आपातकाल के दौरान सारा मौलिक अधिकार समाप्त किया जा सकता है, एक्सेप्ट 20 और 21 समाप्त नहीं किया जा सकता, 20 और 21 समाप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चा क्या करता है, आमतौर पर डायरेक्ट पढ़ लेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत कौन सा मौलिक अधिकार रद्द नहीं हो सकता है, तो 20 और 21, 20 और 21, 20 और 21। भाई इसका बैकग्राउंड तो आप जानिए, अब ठीक है, आप बिल्कुल समझ गए हैं कि आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार रद्द नहीं किया जा सकता, 20 और 21, लेकिन इसका बैकग्राउंड तो जानिए। अगर ये केस नहीं होता, अगर एडीएम जबलपुर में शशिकांत शुक्ला वर्सेज में सुप्रीम कोर्ट ने खराब डिसीजन नहीं दिया होता, अगर बोलता शशिकांत शुक्ला को कि आप गलत तरीके से इसको रिहा किए, तुरंत आजाद कराए, तो ये संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है, इसीलिए यानी इसके फैसला को पलटने के लिए ही संविधान संशोधन किया गया था। यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब आपातकाल लग जाए तो 20 और 21 समाप्त नहीं हो सकता। तो आपको बंदी पक्षीकरण का आपको समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, बंदी पक्षीकरण का जुड़ा सबसे प्रसिद्ध केस कौन है?
एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत नहीं, शिवकांत शुक्ला था, सॉरी। एडीएम जबलपुर वर्सेस एडीएम, समझ में आया कि एडीएम मतलब जो आपके डीएम से थोड़ा सा नीचे रहता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जबलपुर का था। और शशिकांत जो शिवकांत शुक्ला थे वो जबलपुर के ही आदमी थे। ये केस कब आया? 1976 में। इस केस को क्या कहा जाता है? हैबियस कॉर्पस केस कहा जाता है। चलिए अब हम दूसरा रीड पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप खुद बताइए सर। अब देखिए बंदी पक्षीकरण से क्या क्या प्रीवियस सवाल आता है, हम एक बार बोलते हैं बंदी पक्षीकरण से। बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे बातों को सुनने की कोशिश कीजिए और खुद जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर कौन सा रिट लगेगा? जल्दी बताइए। ठीक है, आपने सीख हैबियस कॉर्पस या बंदी पक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश ना किया जाए तो बताइए कौन सा मौलिक अधिकार, कौन सा रिट लगेगा? फिर से आप सही जवाब है बंदी पक्षीकरण। तो उम्मीद करते हैं बंदी पक्षीकरण आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा रीड पढ़ते हैं। दूसरा रीड पढ़ते हैं। अब इस रीड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा रीड का नाम है वो है आपका परमादेश। ठीक है, दूसरा रीड का जो नाम है वो है आपका कौन? परमादेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। लेकिन हम चाहते हैं आप ये जो लिखा हुआ है इस पर कम और मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान दें ताकि आपको एग्जाम्पल समझा पाए कि परमादेश वो क्या होता है। ठीक है, अब मान के चले नगर निगम का, आपको पता है सर, शहर को, बड़ा बड़ा शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी किसका? नगर निगम। और क्या है, मान के चले पूरा सड़क पे नाली का पानी जमा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है। जब नगर निगम के पास बोला गया कि नगर निगम बोला कि मेरे पास फंड नहीं है, नगर निगम बोला कि हम साफ नहीं करा सकते हैं, नगर निगम के पास फंड नहीं है, तो पता है सर उसको काम अपना याद दिलाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे परमादेश। हम यूज करेंगे परमादेश। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि माने चले हमको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो गया है और हम अब तक डिग्री लिए नहीं है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लिए नहीं है। हम कॉलेज गए हैं, कॉलेज को बोले कि हमको 3 साल हो गया है, मेरा डिग्री दीजिए। तो आज कल देंगे, परसों देंगे, अभी नहीं देंगे, तरसों देंगे, तरसों, बार बार टाल रहा है। तो यानी वो अपना काम बढ़िया से निभा नहीं रहा है। तो पता है हम क्या जारी करेंगे? हम जारी करेंगे उसके खिलाफ परमादेश। तीसरा कहानी आपको बताते हैं। माने चले मेरा बीपीएससी टीचर में आपका निकल गया है, आपका मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम हो गया है, लेकिन 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया है, हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। सरकार से बोल रहे हैं कि कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, करेंगे करेंगे करेंगे। क्या सरकार अपना कर्तव्य निभा रहा है? जब एग्जाम लिए हुए, आपका मेरिट लिस्ट जारी किए हुए 5 महीना हो गया है, फिर ये 5 महीना बैठा के कैसे रखा जा सकता है? यानी सरकार अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तो उसके खिलाफ जारी करेंगे परमादेश। कितना सारा उदाहरण है सर, दुनिया जहान का उदाहरण है। अब बस बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज से क्लास बहुत मेहनत से बनाया गया है सर, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें कि कैसा क्लास लगा है और जरूर से ज्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल को एक नया नाम मिले, आपको पहचान मिले कि आप जो चैनल को फॉलो करते हैं वो कोई आम चैनल नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं परमादेश आपको समझ में आया कि जब कोई सरकारी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से मना करते तब सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देता है कि आप अपना कर्तव्य का पालन करें। यानी परमादेश कब जारी किया जाएगा? जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य का पालन करने से क्या कर देगा? मना कर देगा। चलिए अब हम इसको वर्ड में पढ़ते हैं। परमादेश, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मैंडमस, इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस कहते हैं। मैंडमस लैटिन शब्द का प्रयोग है, जितना भी रीड है सब लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। कि किस लिए आदेश देते हैं? कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। इस रीड का मुख्य उद्देश्य है किसी सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक संस्था, सरकारी अधिकारी जैसे डीएम एसपी हो गया, सार्वजनिक संस्था जैसे आपका यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, वो क्या है? एक तरह का सार्वजनिक संस्था यानी जनता का संस्था है। या सरकारी निकाय हो जाए, गवर्नमेंट निकाय जैसे नगर निगम हो गया, ये क्या है? सरकारी निकाय है, को आदेश देना है कि वो अपने कानूनी कर्तव्य क्या करें? निभाए। यानी आपको जो नियम बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, आपको जो शक्ति दिया गया है उसका दुरुपयोग ना करें। आप केवल कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में अटेंडेंस लगा के आ जाते हैं, पढ़ाते क्लास में नहीं है, तो उसके खिलाफ भी हम परमादेश जारी कर सकते हैं कि आप पढ़ाते क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो वेतन दिया जा रहा है वो पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, केवल 1 घंटा यहाँ आने और जाने के लिए दिया नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, सरल भाषा में, अगर कोई सरकारी अधिकारी या संस्था, इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, आपका ब्लॉक हो गया, आपका नगर निगम, नगर परिषद हो गया, संस्था काम नहीं कर रही है या मनमानी कर रही है, तो नागरिक कोर्ट में जाकर कह सकता है कि सर ये मेरे कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप हमको मिलने वाला है, मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन वहाँ जहाँ स्कॉलरशिप दिया जाता है बोला आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं, बोले क्या गलत है बताइए, बोला कुछ बोलता ही नहीं है, तो यानी उसको चाह रहा है कि हमको स्कॉलरशिप ना मिले।
तो हम उसके खिलाफ क्या जारी कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार में आता है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ जारी कर सकते हैं परमादेश। निष्कर्ष, परमादेश जनता का वो हथियार है जिसे वो सरकार को याद दिलाता है कि तुम जनता के सेवक हो, मालिक नहीं। बताइए कितना प्यारा लाइन है। ये परमादेश ही है जो बताता है कि तुम जो सरकार में बैठा हुआ अधिकारी है वो जनता का सेवक है, वो मालिक नहीं है। यानी आपका जो काम है वो आपको काम करना ही पड़ेगा। माने चलिए मेरा माथा फट गया है, एक्सीडेंट हुआ है, मेरा माथा फट गया है, हम हॉस्पिटल गए हैं, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल गए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आपको पता है सर किसी ना किसी का ड्यूटी रहता है 24 घंटा। अब देखिए हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो अब सवाल आता है कि आपको जो टाइमिंग में नाइट ड्यूटी मिला है या दिन का आवर मिला है, आपको घर में रहने के लिए तो मिला नहीं है। अब डॉक्टर गए हैं तो डॉक्टर है ही नहीं, फोन करके पूछा जा रहा है रात में डॉक्टर नहीं आएगा, बोले यहाँ ड्यूटी किसका था, ये डॉक्टर की ड्यूटी है लेकिन फिर भी नहीं आएगा। तो बताइए सर क्या वो अपना कर्तव्य का पालन किया? नहीं, वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो बताइए हम क्या उसके खिलाफ जारी करेंगे? हम जारी करेंगे परमादेश, हम जारी करेंगे परमादेश। तो परमादेश अब कई प्रकार से लागू करवा सकते हैं, उम्मीद करते हैं। तो बताइए परमादेश किस स्थिति में जारी किया जा सकता है? जब सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर दे, तभी आप जारी कर सकते हैं परमादेश। तो उम्मीद करते हैं परमादेश आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा रीड पढ़ते हैं जिसका नाम है अधिकार परीक्षा। इंग्लिश में कहते हैं क्वा वारंटो। अब देखिए सर इसको उदाहरण समझते हैं, क्या है किताबी लैंग्वेज जो छोड़ दीजिए, वो तो हम समझाएंगे, पहले हम एग्जाम्पल समझाते हैं। माने चले विधायक का चुनाव हो रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपको पता है सर नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा बिहार में। तो आपको पता है सर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है बिहार विधानसभा का या कहीं किसी भी राज्य की विधानसभा का, वो है 25 साल। वो कितना साल है? 25 साल है। माने चलिए हमको चुनाव लड़ना है लेकिन मेरा 25 साल हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है सर गलत आधार कार्ड बनाना, जन्म प्रमाण बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। तो हमने क्या किया, तो मेरा उम्र था 24 साल लेकिन मैंने सर्टिफिकेट बनाया कितना साल का? 25 साल का। मैंने सर्टिफिकेट बनाया 25 साल का और 25 साल दिखा दिया कि मेरा जो एज है वो 25.5 साल है, ठीक है। 25 भी नहीं 25.5 साल, यानी 1.5 साल मैंने बढ़ा के बढ़ाया, जबकि मेरा एज क्या, रियल एज क्या था? 24 साल था, ठीक है। और चुनाव हुआ नवंबर में 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें हम जीत गए, ठीक है। और हम मान लें मिस्टर एक्स मेरा नाम है, हम घोषित हो गए विनर। पूरा एकदम खुश, बैंड बाजा बारात, मेरा परिवार में भाई बहन सब जा रहा है कि अब तो भैया मेरे विधायक हैं, कोई बोल रहा है मेरे मामा विधायक, कोई बोल रहा है हमारे चाचा विधायक हैं, सब बोल रहा है। लेकिन एक आदमी को पता था कि ये गलत तरीके से बना है, क्योंकि इसका जो एज है वो है 24, लेकिन गलत फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया है 25 का या 25.5 का। तब पता है मेरे खिलाफ क्या जारी होगा? मेरे खिलाफ जारी होगा आपका अधिकार परीक्षा। यानी आपके अधिकारों की वैधता की जांच की जाएगी कि आप किस अधिकार से ये पद ग्रहण किए हैं। क्या 25 साल आपका सच में हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो मेरे पर फर्जीवाड़ा केस होगा और विधायक का जो हम जीते हुए हैं उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये कब जारी किया जा सकता है अधिकार परीक्षा? जब कोई अवैध तरीके से सरकारी पद धारण कर ले, अवैध तरीके से सरकारी पद धारण कर ले। अब बोलिए सर एक एग्जाम्पल और दीजिए, तो सर हम एक एग्जाम्पल नहीं कई एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। जैसे मान चले प्रोफेसर का आपका वैकेंसी आया कॉलेज में, और प्रोफेसर के लिए आपको पता है सर यूजीसी नेट आपको निकालना पड़ता है, आपको एग्जाम निकालना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ, पहले से एक प्रोफेसर था, उसका बेटा क्या हुआ, यूजीसी नेट निकाला नहीं, लेकिन क्या हुआ, एक सीट था और एक सीट में पटना यूनिवर्सिटी में उसको प्रोफेसर बना दिया गया। अब सवाल आता है कि उसके पिताजी प्रोफेसर थे, इसीलिए बेटा आसानी से क्या बन गया, प्रोफेसर बन गया। लेकिन क्या क्राइटेरिया उन्हें पूरा किया? योग्यता था कि यूजीसी नेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन इसके पास यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई नहीं था, लेकिन फिर भी बन गया। तो बताइए गलत तरीके से बनाना, तो इसके खिलाफ हम क्या जारी करेंगे? इसके खिलाफ हम जारी करेंगे अधिकार परीक्षा। यानी इसके पद की वैधता की जांच की जाएगी कि ये सही तरीके से पद ग्रहण किया है या गलत तरीके से पद ग्रहण किया है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए हमने डिफिनेशन पढ़ा नहीं है लेकिन एग्जाम्पल से समझा दिया कि अधिकार परीक्षा होता क्या है, ठीक है। यही होता है पढ़ाने का असली तरीका। अब हम इसको शब्दों में समझते हैं। हाँ, अधिकार परीक्षा क्वा वारंटो कहते हैं इंग्लिश में, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी, किस अधिकार से। अब बताया ना कि किस अधिकार से पद पे बैठे हो भाई, ये पद तो तुम्हारा था भी नहीं कि तुम्हारा उम्र है 24 साल और तुम विधायक बनने के लिए फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड सब बना दिए, जिसमें सब में 25.5 साल 26 साल लिखा दिए। चलिए अब ये क्या जारी होता है, अधिकार परीक्षा जारी होता है, ठीक है। किस अधिकार से? जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठा हो
और उसके पास उस पद पे बैठने का वैध अधिकार ना हो। वैध अधिकार समझ में आ रहा है कि जो नियम कानून फॉलो होना चाहिए, प्रोफेसर का यूसी नेट था आपका, विधायक का 25 साल मिनिमम होना चाहिए था, वो आपको होता है वैध अधिकार। ना हो तो अदालत पूछ सकती है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, तुम किस अधिकार से पद पे बैठे हो। अगर कोई व्यक्ति अयोग्य पाया गया तो उसे पद से हटा दिया जाता है, उसे पद से हटा दिया जाएगा, प्लस उस पर क्या होगा, फर्जरी का केस किया जाएगा, फर्जरी का केस किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अधिकार परीक्षा समझ में आया होगा। उद्देश्य क्या है, अवैध नियुक्ति को रोकना, यानी जो सही व्यक्ति है उसी को रोजगार मिलना चाहिए, जो गलत व्यक्ति है उसको रोजगार मिलना नहीं चाहिए। उद्देश्य अवैध नियुक्ति को रोकना या गलत या भ्रष्ट तरीके से पद पाने वाले व्यक्ति को हटाना। खुद ही बताइए ना कि अभी जो है कि बोलता है कि अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड पास होना पड़ेगा। क्या पास होना पड़ेगा, बीएड पास होना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, बीएड मेरा डिग्री हम क्या किए, खरीद लिए हैं फर्जी तरीके से, और हम बीपीएससी टीचर का एग्जाम निकाले बन गए, और बीएड का डिग्री मेरे पास क्या है, फर्जी है। तो बताइए, जो मेरा एक व्यक्ति जो लीगल तरीके से बीएड एग्जाम सर्टिफिकेट उसके पास होगा, लेकिन मेरा नंबर एक नंबर ज़्यादा था क्योंकि हम पढ़ने में खराब नहीं थे, लेकिन मेरे पास बीएड का फर्जी डिग्री था, इसीलिए जो योग नहीं था वो एग्जाम निकाल लिया, और जो अयोग्य था बेचारा वो इंतजार कर रहा है, तो उसका हम फर्जी सीट हम खा लिए हैं। तो मेरे पर क्या केस होगा, मेरे पर केस जो होगा वो अधिकार परीक्षा का ही केस होगा कि किस अधिकार से आप ये पद ग्रहण किए हैं, ये एक तरह का अवैध है। तो उम्मीद करते हैं अधिकार परीक्षा कब इस्तेमाल किया जाएगा, खुद सोचिए, मन में बैठाइए कि अधिकार परीक्षा आप एग्जाम्पल से सेट कीजिए। सर, किताब का प्रयोग ना करें। आमतौर पर बच्चा किताब का प्रयोग करता है अधिकार परीक्षा या किसी भी रीड को समझने के लिए। आप बस अधिकार परीक्षा का एग्जाम्पल से समझें कि भाई अधिकार परीक्षा, एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया जबकि उसके पास एमबीबीएस का डिग्री नहीं था, वो एमबीबीएस का डिग्री जो 5 साल का होना चाहिए वो एमबीबीएस किया ही नहीं, बस गलत तरीके से डिग्री खरीद लिया है। अब भाई साहब एक सीट था उसको मिल गया पैरवी लगा के, और जो जेन्युइन इंसान था, डॉक्टर बनने वाला था, जो सपना देखा था कि हम डॉक्टर बनेंगे, 50-60 लाख रुपया लोन लेकर सोच रहा है कि हम बनेंगे बनेंगे बनेंगे, लेकिन जो पैरवी वाला इंसान था जिसका सरकार में दबदबा था, उसके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, तो उसको मिल गया है। तो बताइए गलत नहीं है क्या? लोकतंत्र में नेता का ही पहुंच सबसे होना चाहिए, आम व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? फिर तो सरकारी नौकरी केवल नेताओं के, डीएम एसपी के ही बेटा बेटी को मिल जाएगा। इसीलिए सर, अगर ऐसा होता है कभी आसपास अगर देखते हैं जो कोई फर्जी तरीके से किसी के बदले एग्जाम कोई दे के बैठा हुआ है, उसको पता है कि ये एग्जाम नहीं निकाला है, तो उसके खिलाफ क्या जारी कर सकते हैं, अधिकार परीक्षा जारी कर सकते हैं। ये आपका हक है जो कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपसे छीन नहीं कर सकता है। और ये कौन दिलाता है? अनुच्छेद 32 का एक रीड जिसका नाम है अधिकार परीक्षा। हाँ, तो उद्देश्य अवैध नियुक्ति को रोकना, गलत या भ्रष्ट तरीके से पद को रोकना। निष्कर्ष क्या निकला आखिरकार ये अधिकार परीक्षा बनाने का संविधान सभा निष्कर्ष क्या है? पढ़िए कितना प्यारा निष्कर्ष दिया हुआ है, बेस्ट निष्कर्ष ही है। निष्कर्ष, अधिकार परीक्षा सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी है। प्रहरी मतलब क्या होता है? वॉचमैन, जो नजर रखता है कि कौन गलत तरीके से पद धारण किया है, कौन गलत तरीके से पद धारण नहीं किया। जैसे आपका बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में होता है, बड़ा बड़ा कॉलोनी में होता है, अगर आम इंसान है तो चोरी छुपे नहीं आएगा, वो आम सीना छोड़ करके आएगा। जो चोर है उसे मन में कहीं ना कहीं रहेगा, तो वॉचमैन फट से पकड़ लेगा, तो भाई यही तो चोर है। अधिकार परीक्षा सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी है। यह जनता को ताकत देता है कि वो गलत लोगों को कह सके किस कुर्सी, यह कुर्सी तुम्हारी नहीं, हटो यहाँ से। बताइए कितना प्यारा लाइन है, कितना प्यारा लाइन है। ये आम जनता को ताकत देता है कि ये गलत लोगों से कहता है कि यह कुर्सी तुम्हारी नहीं है, हटो यहाँ से। जैसा कि आपको विधायक का एग्जाम्पल दिए हैं, चुनाव जीत गया है, सब कुछ किया है, लेकिन उसका एज जो था वो 25 था ही नहीं, तो हो गया ना लफड़ा। तो अधिकार परीक्षा कब लगेगा समझ में आया। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला रीड जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिलाता है, यानी बंदी पक्षीकरण, वो क्या देता है कि अवैध तरीके से आपको गिरफ्तार किया जाता है या 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है, बिना एफआईआर के गिरफ्तार किया जाता है, तो आप बंदी पक्षीकरण प्रयोग करें। परमादेश, जब कोई सरकारी अधिकारी कर्तव्य मानने से इनकार कर दे। अधिकार परीक्षा, जब कोई सरकारी पद अवैध तरीके से ग्रहण किया हो, उसे कहते हैं आपका अधिकार परीक्षा। चलिए, ये 3 रीड अब पढ़ लिए, 2 रीड बाकी है, 2 रीड बाकी है। चलिए 2 रीड को पढ़ते हैं। चलिए, प्रतिषेध, प्रतिषेध 2 रीड बाकी है सर। एक है प्रतिषेध और दूसरा है उत्प्रेषण। एक है प्रतिषेध, दूसरा है उत्प्रेषण। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। हम, आपको पता है सर इतना देर से पढ़ रहे हैं आप, तो हम चाहते हैं कि पहले आप एग्जाम्पल समझाते तब आप खुद बना लें। तो मेरा 2 रीड बचा हुआ है। एक है आपका उत्प्रेषण, जिसको इंग्लिश में सर्टियोरी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है मेरा प्रतिषेध, वो मेरा है प्रतिषेध। और याद रहे सर,
भारत में न्यायालय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का न्यायालय है। कौन कौन? सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो सबसे ऊपर कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे कौन कौन कोर्ट है? तो हाई कोर्ट के नीचे अब कौन है? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हाई कोर्ट के नीचे कौन है? केवल और केवल क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यानी इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का बात कौन कौन मानेगा? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेगा, और हाई कोर्ट का बात कौन मानेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेगा। और ये उत्प्रेषण या प्रतिषेध दोनों क्या है? दोनों में बहुत छोटा अंतर है। दोनों में बहुत छोटा अंतर है। इतना अंतर इतना बारीक है कि आमतौर पे बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है? इसीलिए बच्चा का क्या है? अधिकार परीक्षा ठीक ठाक रहेगा, बंदी पच्चीकरण ठीक ठाक रहेगा और परमादेश ठीक ठाक रहेगा। जब उससे पूछा जाएगा उत्प्रेषण और प्रतिषेध को समझाओ, बोलता है ये तो पता नहीं है, बहुत हार्ड है। ऐसे हार्ड नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने का तरीका आपने आसान किया ही नहीं है, तो वो अपने आप क्या रहेगा? हार्ड रहेगा। अगर रोटी जो है वो 2 रोटी 1 घंटा बनता है, तो रोटी बनाना हार्ड नहीं है, आपको बनाने का जो तरीका वही हार्ड है, इसीलिए रोटी बना नहीं है। तो वही वाला बात है, उत्प्रेषण अगर प्रतिषेध अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ने का तरीका गलत है। पढ़ने का सही तरीका अब हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ये दोनों को समझना कैसे है। तो देखिए सर, प्रतिषेध उत्प्रेषण, ठीक है, पहले आप ये बात समझ लीजिए कि हाई कोर्ट के अधीन कौन कौन है? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो अधीन है वो कौन कौन है? वो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहीं हाई कोर्ट के अधीन कौन कौन है? हाई कोर्ट के अधीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यानी हाई कोर्ट का जो शक्ति है वो किसके अधीन, किस पर चल सकता है? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर चल सकता है। और हाई कोर्ट का जो शक्ति है वो किस पर चल सकता है? हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों का चल सकता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोई कोर्ट नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट यानी अंतिम जो न्यायालय है वो कौन है? वो आपका जो सबसे लोअर कोर्ट है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सबसे जो अपर कोर्ट है वो कौन है? हाई कोर्ट। तो अधीनस्थ न्यायालय समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय होगा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हाई कोर्ट के लिए जो अधीनस्थ न्यायालय वो होगा वो कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम उदाहरण समझते हैं। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या अंतर है? उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या अंतर है? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र का पता नहीं रहता है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला देने वाली रहती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं कि माने चले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय है। यहां पर संपत्ति का विवाद का केस चल रहा है, संपत्ति का विवाद का केस चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। संपत्ति का विवाद का केस, भाई भाई के बीच जो केस है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल सकता है। लेकिन अब क्या हो गया, पति पत्नी का केस हो गया। पति पत्नी का केस हो गया कि पत्नी केस कर दी पति पे कि दहेज हमसे लिया था, दहेज हमसे लिया था, या बच्चों की कस्टडी को लेकर केस है कि जो एक लड़का है तो पत्नी बोल रही है मेरे पास रहेगा, पति बोल रहा है मेरे पास रहेगा, या तलाक का केस है। तो ये जो केस है ये इसका भी सुनवाई कहाँ हो रहा है? जिला न्यायालय के पास हो रहा है। लेकिन जब हमको पता चलता है, जब पति के दोस्त को पता चलता है कि ये जो तलाक का केस है ये कहाँ गया है? जिला न्यायालय के पास गया है, तो पति उसको बोलता है कि ये केस जो है जिला न्यायालय के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तलाक का मामला है और तलाक के मामले के लिए अलग से कोर्ट होता है जिसका नाम है फैमिली कोर्ट। जिसका नाम क्या होता है? फैमिली कोर्ट होता है। हर जिला में, हर हाई कोर्ट के पास क्या होता है? एक फैमिली कोर्ट होता है। तो पति पत्नी के बीच बच्चों को लेकर, तलाक का मामला लेकर कभी भी केस होता है तो क्या होता है? फैमिली कोर्ट में होता है। जब ये केस सुनवाई कहाँ हो रहा था? ये जिला न्यायालय में हो रहा था। तो बताइए सर, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन हो गया? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और हाई कोर्ट के लिए कौन कौन हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी फैसले की सुनवाई कर रहा हो, यानी इसमें जजमेंट नहीं दिया है, बोला कि हम सुनवाई करेंगे अगला तारीख को, सुनवाई कर रहा हो, तो न्यायपालिका उस न्यायालय के खिलाफ क्या जारी करेगी? प्रतिषेध जारी करेगी। रुक जाओ, तुम जो निर्णय देने जा रहे हो गलत निर्णय देने जा रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो प्रतिषेध तब जारी किया जाता है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय समझ में आ रहा है? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दे रहा हो, यार निर्णय नहीं दिया, फैसला सुनवाई कर रहा हो, तो उसके खिलाफ क्या जारी किया जाएगा? प्रतिषेध, और उसको रोका जाएगा कि आप निर्णय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके अधिकार में आता ही नहीं है। क्योंकि पति पत्नी का जो तलाक का केस आता है वो आता है किस कोर्ट में सुनवाई होता है? फैमिली कोर्ट में सुनवाई होता है। लेकिन ये कहाँ हो रहा था? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हो रहा था। तो वो जो जज था, जो जिला न्यायालय में बैठ के पति पत्नी का केस का सुनवाई कर रहा था तलाक का, उसको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत लगाएगा प्रतिषेध, और उसको बोलेगा कि आप किस अधिकार से निर्णय ले रहे थे? आपके पास तो ये अधिकार है ही नहीं, क्योंकि ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है आपका फैमिली कोर्ट के पास। फैमिली कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है उसके पास ये अधिकार है, केवल वही सुनवाई कर सकता है,
किसका? पति पत्नी का। तो समझ में आया प्रतिषेध क्या है कि जब कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले की सुनवाई दे रहा हो, वो है प्रतिषेध। अब समझिए, मान चले फैसला की सुनवाई दे चुका हो, वो दे चुका हो कि हाँ तलाक हुआ है, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा 10,000 रुपया। अब पति बोल रहा है कि देना पड़ेगा। जब उसका दोस्त बोलता है कि अरे तुम्हारा जो केस है जाना चाहिए फैमिली कोर्ट में, लेकिन कैसे निर्णय आ गया? बोला अब क्या करे? बोला प्रतिषेध अब लागू नहीं होगा, अब लागू होगा उत्प्रेषण। ये उत्प्रेषण क्या है? जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले की सुनवाई दे चुका हो, यहाँ पर क्या है? फैसला दे रहा हो, यहाँ पर क्या है? फैसले की सुनवाई कर चुका हो, ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या जारी किया जाएगा? उत्प्रेषण जारी किया जाएगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल समझते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आपको रियल एग्जांपल देते हैं, चलिए अब एग्जांपल क्या है? माने चले ए व्यक्ति है, ठीक है, इसका 16 साल का भाई है, और 16 साल का भाई ने कर दिया मर्डर, ठीक है। जाहिर सी बात है जिसका मर्डर किया वो तो केस करेगा इसके भाई पर, एक के भाई पे, जिसका उम्र 16 साल का है। अब 16 साल का जो भाई है, ठीक है, जिसका नाम माने चले बी रख देते हैं, इस पर केस हुआ, केस गया जिला न्यायालय में, ठीक है, और जिला न्यायालय ने इस पर मुकदमा किया और इसको दे दिया 10 साल का सजा दे दिया। यार निर्णय आ चुका है, मर्डर पर का जो चार्ज लगा था ये 16 साल का भाई पर, जिसको हम बी मान लिए हैं, इस पर मर्डर का चार्ज सिद्ध हो गया है और सजा कितना मिला है? 10 साल का। अब जो ए है, जिसका भाई को 10 साल का सजा मिला है, पूरा रो रहा है, पूरा उदास हो रहा है इस तरह, अब टेंशन में क्या करे, छोटा भाई है मेरा, गलती हो गया, बहका दिया था उसका दोस्त, क्या करे। अचानक इसका दोस्त जो था वो संविधान का जानकारी इसका था, तो बोला कि भाई साहब तुम्हारा भाई कितना साल का है? बोला सर मेरा भाई तो 16 साल का है। बोला 16 साल का है यानी वो क्या है? नाबालिग है, इंग्लिश में कहते हैं माइनर, नाबालिग है। क्योंकि पता है सर आज के डेट में 21 साल से जो भी छोटा है उसको क्या करेंगे? उसको कहेंगे माइनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको नाबालिग मानेंगे। और नाबालिग को अधिकतम जो सजा होना चाहिए, चाहे मर्डर का भी क्या होना चाहिए, वो 3 साल होना चाहिए, और यहाँ सजा कितना दिया है? 10 साल दिया है। तो ए का जो है आशा का उम्मीद किरण जग गया है। बोला तुम क्या बोल रहा है, सही है? तो गूगल किया, चैट जीपीटी में किया, बोला अरे भाई तुमने तो सही बोला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इसको कितना साल का सजा दिया? 10 साल का। जबकि कानून कहता है, भारतीय न्याय संहिता कहता है कि जो माइनर बच्चा होगा उसको अधिकतम कितना साल का सजा होगा? 3 साल का सजा होगा। तो बताइए, वो जज को बुलाया जाएगा, उस पर लगेगा उत्प्रेषण, जज को बुला के बोला जाएगा आप किस अधिकार से आपने निर्णय दिया है, आपके निर्णय को रद्द किया जाता है। तो देखिए, जब निर्णय दे दिया गया है तो उसको कहते हैं उत्प्रेषण, और जब निर्णय देने वाला ही रहता है, यानी बोलता है कि हाँ सजा कल आपको सुनाई दिया जाएगा, अगर निर्णय देने वाला रहता है तो प्रतिषेध, अगर निर्णय दे चुका है तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 2 उदाहरण से समझ में आया होगा। तो ये किसके विरुद्ध है? ये केवल न्यायपालिका के विरुद्ध ही जारी किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, हाँ चलिए। प्रतिषेध मतलब क्या होता है जल्दी बताइए? जब फैसले की सुनवाई के दौरान उसको रोक देना, फैसला जब दे दिया गया है, अगर रद्द करना है तो उत्प्रेषण है। चलिए प्रतिषेध, प्रोहिबिशन का अर्थ होता है, देखिए प्रोहिबिशन एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रोहिबियर से बना है, जिसका अर्थ है रोकना। अगर पहले ही बोलते हैं टू स्टॉप, रुक जाइए आप। जब निचली अदालत, तो सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालत कौन है? जल्दी बताइए, सुप्रीम कोर्ट के लिए निचली अदालत कौन है? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और हाई कोर्ट के लिए निचली अदालत कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई नीचे होता नहीं है। जब निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट अपने ऊपरी अदालत और उसे आदेश देनी है, जब निचली अदालत अपने ऊपरी अदालत उसे आदेश देनी है रुक जाओ, तो ये लाइन थोड़ा सा गलत हो गया सर, तो बस याद रखिएगा, जब ऊपरी अदालत निचली अदालत को देती है कि आप अपना जो निर्णय देने वाले हैं उसको क्या किया जाए, उसको रोक दिया जाए, रुक जाओ ये तुम्हारा काम नहीं है, यानी तुम्हारा काम नहीं है, तुम भी कैसे दे सकते हो? ये जो काम है फैमिली कोर्ट का काम था, और तुम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो बाकी सबका सुनवाई कर रहे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हम सुधरवा देंगे। तो बस याद रखना है, प्रतिषेध कब जारी किया जाता है? जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी फैसले की सुनवाई दे रहा हो, फैसला दिया ना हो, सुनवाई दे रहा हो, तो उस परिस्थिति में क्या जारी किया जाएगा? प्रतिषेध जारी किया जाएगा। चलिए उत्प्रेषण पढ़ते हैं। सर्टेरी लैटिन वर्ड है टू बी सर्टिफाइड, यानी निर्णय को जांचने और उसको रद्द करने के लिए बुलाना, यानी यहाँ निर्णय दिया जा चुका है और यहाँ क्या है? निर्णय दिया जाने वाला था। जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, हाँ यहाँ ठीक लिखा हुआ है,
जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला कर देती है तब ऊपरी अदालत उस फैसले को रद्द कर देती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है सर, फैसला कर देती है, और यहाँ पर क्या है, फैसला दे रहा होता है। यहाँ फैसला दे रहा होता है, यहाँ पर फैसला दे चुका होता है। अधिकार से फैसला कर देती है तब ऊपरी अदालत उस फैसले को क्या करती है, रद्द कर देती है। तो देखिए सर यहाँ बड़ा प्यारा लाइन है, बड़ा प्यारा लाइन है, यानी आज का जो प्रोहिबिशन और सर्टियोरी का जो अंतर है वो 2 वर्ड में क्लियर हो जाएगा। प्रतिषेध और सर्टियोरी के बीच अंतर, प्रोहिबिशन रिट निचली अदालत को रोक देती है, यानी फैसला देने से क्या होती है, रोक देती है। सर्टियोरी देखिए निचली अदालत को दिया हुआ आदेश को रद्द कर देती है, यानी इसको बीच में ही रोक देती है, और यहाँ क्या है, आदेश ही रद्द कर देती है जो आदेश दिया गया हो। तो आप बताइए सर आज आपको अनुच्छेद 32 पढ़ के कैसा लगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो बना, क्योंकि ये जो क्लास है केवल ग्रुप डी के लिए नहीं है, केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं है, ये बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एईडीओ के लिए है, ऑफिस अटेंडेंट के लिए है, यूपीएससी के लिए है, सारा एग्जाम के लिए है। ये एक वीडियो है जो आपको अब आपको सर अनुच्छेद 32 आपको कभी भी दोबारा किसी का चैनल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत में हमने जो पढ़ाया नोट्स के रूप में है उससे कम ही लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज क्लास रहा हो। सर प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ता है तो और मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन वीडियो बनाने का। और जल्द ही आपका स्टैटिक जीके पर भी आपका वीडियो अपलोड कर दिया है, क्योंकि बहुत डिमांड आ रहा है सर स्टैटिक जीके कब होगा। बहुत जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट किया जाने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार सब्सक्राइबर अच्छा खासा हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा सा और वीडियो बनाएं। तो ये सब्सक्राइबर बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल आपको है, ये आपको ये अधिकार है। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैसा रहा आज का क्लास। तो आज से वहीं समाप्त हुई, धन्यवाद।